हेलो दोस्तों, आर के एजुकेशन गाइडलाइन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे और चूंकि ऐसा टॉपिक हम लेंगे यहाँ पे जो 8वीं से लगाकर 12वीं क्लास तक के लिए उपयोगी होगा। और वो टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मानव पाचन तंत्र, यानी मानव पाचन तंत्र को लेकर आज हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके डायग्राम के बारे में कि ये आपको बनाना आना चाहिए और हम बताएंगे भी आगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आज इसको थोड़ा सा जो है डायग्राम पहले बना दिया हमने और कोशिश करते हैं हम और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसके प्रारंभिक अंग से हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। उसका प्रारंभिक अंग है मुख गुहा, यानी कि मुख जो है वो उसका प्रारंभिक अंग रहेगा। और चूंकि एग्जाम में बड़ा सवाल भी यहाँ से आता है और पाचन तंत्र का डायग्राम भी वह बनाना होता है और तमाम सारी जानकारी हमें देनी होती है, अंगों का वर्णन भी वहां करना होता है। तो यहाँ हम प्रत्येक अंग को डिटेल से समझ रहे होंगे और सबसे पहली जो शुरुआत हम यहाँ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मुख गुहा से लेकर, यानी मानव की जो मुख गुहा होती है आखिरकार वो क्या है। तो सुनिए, सबसे पहले तो ये मानव पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग है और उसके बाद मुख गुहा में दो चीजें मेन रूप से हमें देखने को मिलती है। वो पहली है जिह्वा, जी हाँ, और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एक लचीली मांसपेशी है जो मुंह के हर कोने तक जाने के लिए स्वतंत्र होती है और स्वाद कलिकाएं भी यहाँ पे होती है, लेकिन वो बात ज्यादा हाई हो जाती है। जीवा के बारे में आप लिख सकते हो। और दूसरा अगर हम कहे तो मेन रूप से होते हैं मुख में ये, यानी कि दंत। जो दांत है वो होते हैं और दांत अगर देखे जाए तो चार प्रकार है। चार प्रकार में सबसे पहला कृतंक प्रकार के दांत। कृतंक प्रकार के दांत, जी हाँ, आगे के जो चार दांत होते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कृतंक प्रकार के दांत। और चूंकि जबड़े भी मुंह में दो है तो जाहिर सी बात है कि चार दांत नीचे और चार ही दांत ऊपर कृतंक प्रकार के, यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो ये जो कृतंक प्रकार के दांत है वो हमारे मुंह में इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 8। और दूसरे प्रकार के जो मुख में दांत है वो है रदनक प्रकार। और ये दांत अक्सर आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जानवरों में बड़े होते हैं, दोनों साइड ऊपर और नीचे। तो दो ऊपर और दो नीचे, यानी दोनों जबड़ों में दो दो होंगे, कुल मिलाकर के 4 होंगे। जानवरों में ज्यादा विकसित होते हैं, मानव में हालांकि छोटे होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के प्रत्येक जबड़े में दो दो, यानी कुल 4। और तीसरी हम अगर बात करें तो वो है चवर्णक और चौथा अग्र चवर्णक। चवर्णक और अग्र चवर्णक यानी बड़े दांत जो हमारे मुख में होते हैं वो, और भोजन चबाने में जो सहायक होते हैं उन दांतों की हम बात करें तो इनकी संख्या को अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, यानी प्रत्येक जबड़े में 6, 3 इस साइड 3 उस साइड। अगर हम जबड़े की बात करें यहाँ पर डिटेल से तो आप लोग समझ सकते हो कि आगे के 4 दांत जो यहाँ होंगे भोजन को कुतरने में सहायक होंगे, और यहाँ जो 2 दांत होंगे थोड़े हल्के से बड़े होंगे रजनक प्रकार के। और अगर मैं इनकी बात करूं चवर्णक की तो 3 इस साइड 3 इस साइड नीचे और 3 और 3 ऊपर, यानी 6 और 6 12 कुल मिलाकर के इन दांतों की संख्या अपने मुंह में होती है। और इनकी बात करें तो ये भी उन्हीं बड़े दांतों में सम्मिलित है। और अगर देखा जाए तो इनकी जो संख्या है वो दोनों साइड होती है, यानी 4 और 4 8 कुल मिलाकर के जो है मुख में होते हैं। और अगर देखा जाए तो 12 8 20 हो गए और 20 और उसके बाद 12, कितने 8 4 12 20 और 12 32 हो, यानी कुल मिलाकर के 32 दांत हमारे मुंह में होते हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात और है कि इन सब का कार्य भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो कार्य समझने के लिए सुनिए कि कृतंक प्रकार के जो दांत है वो भोजन को कुतरने में सहायक होते हैं, किसी भी भोजन को काटने के लिए। और रदनक प्रकार के दांत भोजन को चीरने फाड़ने में, यदि कोई फल जैसा कुछ है और उसे चीरने फाड़ने में काम जो करते हैं वो रदनक प्रकार के दांत है। और ये दोनों प्रकार के यानी कठोर भोजन को चबाने के लिए उपयोग में आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात थी मुख गुहा को लेकर, यानी उसके अंदर जीवा है और दूसरा उसके अंदर दांत है। और अगला अंग आप समझ सकते हैं कि अगला अंग है ग्रसनी। तो देखिए कि असल में ये ग्रसनी है क्या। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कि ग्रसनी जो दूसरा अंग है। आप बस इतना समझिए कि ग्रसनी एक कीमा, जैसा कि हम काम में लेते हैं कीमा, है ना, कीप कहते हैं उसे,
ठीक है ना। तो कीप, कीप आपने देखा होगा कि ऊपर से जिसका मुंह ऐसे चौड़ा होता है और नीचे से जिसका मुंह इस तरीके से संकरित होता है, इसे हम कहते हैं कीमा या कीप, ठीक है ना। तो वही है ग्रसनी, दूसरा कुछ नहीं है ना। तो अब समझिए कि एक ऐसा कीप है जिसके दो मुंह है, ये इस तरीके से है, इसके दो मुंह ये, और ये हमारे गले में संरचना स्थित होती है जिसे हम कहते हैं ग्रसनी, ये ग्रसनी होगी। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले तो यहाँ एक हल्का सा पर्दा भी होता है, ठीक है। तो इसका कार्य यह है कि ग्रसनी ये निर्धारित करेगी कि भोजन भोजन नाल में जाए और श्वास श्वास नाल में जाए। यानी हमें पता है कि श्वास नाल भी यही है और फेफड़े भी है। तो कुल मिलाकर के श्वास को, यानी जो भी गैस नाक के माध्यम से जो अंदर जा रही है, वो गैस जो है श्वास नाल में जाए, और जो आप कहते हैं कि भोजन वो चला जाए कहाँ, आपके आमाशय के अंदर, यानी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय। तो इस बात को निर्धारित करेगी कौन, आपकी ग्रसनी। और कार्य में आप ये लिखोगे कि भोजन को भोजन नाल में डालती है और श्वास को श्वास नाल में डालती है। तो ये बात हम करते हैं ग्रसनी के लिए, भोजन को डालती है भोजन नाल, या भोजन नाल को हम कह सकते हैं ग्रसिका। ग्रसिका में डालना इसका कार्य है। और जो श्वास, तमाम सारी जो गैसें जा रही है वो कहाँ डालनी है, श्वास नाल, श्वास नाल। और इसके बारे में तो हम श्वसन तंत्र में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि श्वास को श्वास नाल में डालने का कार्य ग्रसिका का। अब जो आपका तीसरा अंग है, यानी हम एक बात कर रहे हैं मुख गुहा को लेकर, और दूसरी बात ग्रसनी के बारे में। ये कह सकते हो कि ग्रसनी गले में एक संरचना व्यवस्थित होती है, कीप नुमा एक संरचना होती है जो ये निर्धारित करती है कि भोजन भोजन नाल में जाए और श्वास श्वास नाल में जाए। यानी किसी भी स्थिति में वो ये नहीं होने देती है कि भोजन श्वास नाल में चला जाए। कभी कभार ऐसा होता भी कि हम लोग फास्ट भोजन कर रहे होते हैं और एकदम से भोजन, कभी एक ढक्कन होता है ग्रसनी के ऊपर, एक ढक्कन यहाँ होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉस्टिक घाटी ढक्कन। और ज्यादातर ये रहेगा कि यदि आपने एकदम तेजी से भोजन किया है, एकदम निवाला अंदर गया है, तो ये घाटी डापन ढक्कन जो है वो बंद होने को रहता है। तो कभी कभार तेजी में बंद होता ही नहीं है, तो एक दो कण, मुश्किल से एक दो कण वो चले जाते हैं आपकी श्वास नाल में, और ऐसे में आपके फेफड़े एकदम से अंदर से, और वो फिर जो है वायु बाहर आती है, और वो जो कण है वो सीधा सा नाक से आपके जो है बाहर आता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि श्वास नाल में अगर कोई भोजन का कण गया है तो सीधा थ्रू नाक के माध्यम से वो बाहर आएगा और एकदम आप उलझ से जाओगे। ये होता है घाटी ढक्कन, हम उसे कहेंगे एपिग्लॉस्टिक। ये एक बार पूछा गया, एपिग्लॉस्टिक, या आप कहोगे घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन इसे कहोगे। ये व्यवस्था ग्रसनी के ऊपर होती है। अब चलते हैं तीसरे अंग की तरफ, और वो है ग्रसिका। और एक बात तो आप ये सुनो कि ग्रसिका जो है इसे आप ग्रास नाल भी कह सकते हैं, और ग्रास नाल के बाद आप इसे भोजन नाल भी कह सकते हो। तीनों ही बातें एक है, भोजन नाल, ये होगी आपकी ग्रसिका। अब डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रसनी के बाद यहां से लगा करके ये जो यकृत के पीछे से होकर जुड़ती है कहाँ, स्टोमक यानी आमाशय से जुड़ती है, और यहां से लगाकर यहां तक ये जो मोटी सी नलिका है, इस नलिका को कुल मिलाकर के हम कहेंगे ग्रसिका या भोजन नाल। और यदि बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक की होती है। जी हाँ, इस बात को याद रखिए कि ग्रसनी से लेकर ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और अगर और कुछ आपको लिखना, चूंकि वर्णन हमें करना ही होता है पाचन तंत्र का, बड़ा सवाल आएगा तो निश्चित तौर पे आपको वर्णन वहां पे करना है डायग्राम बनाते हुए। तो आपको ये लिखना है कि जो ग्रसिका है वो ऊपर से ग्रसनी से जुड़ी होती है, और नीचे से अगर देखा जाए तो कहां से जुड़ी होती है, आमाशय से। तो ये उसके बारे में लिखोगे, और उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा, इसके अंदर कुछ इस तरीके की मांसपेशियां होती है जो भोजन को आगे फिसलाने या फिर भोजन को गति प्रदान करती है। यहाँ वो लागू नहीं होती बात की गुरुत्वाकर्षण है, भोजन गिर जाएगा, वो समझ चीजें नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ मांसपेशियां अपने संकुचन के माध्यम से भोजन को आगे धकेल रही होगी, जिसके द्वारा भोजन कहाँ पहुंच रहा होगा, आमाशय। अब सीधी सी बात है कि यहाँ इसके बाद अगर देखा जाए तो यकृत है, लेकिन यकृत एक ग्रंथि है, तो हम इसे फिलहाल नहीं देखेंगे, हम ग्रंथियों को अलग देखेंगे और सभी अंगों को अलग देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि ग्रसिका जुड़ी होती है कहां से, आमाशय से।
तो आमाशय की बात करते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि आप क्या लिखोगे ग्रसिका के बारे में। ये लिखोगे कि ऊपर से कहां जुड़ी होती है, ऊपर से ग्रसनी से जुड़ी होती है, ऊपर से ग्रसनी से जुड़ी होती है, और अगर नीचे से देखा जाए तो वो आमाशय से जुड़ती है, आमाशय से जुड़ती है। अब बात आ जाती है सीधी सी अपनी आमाशय कि ये आमाशय क्या है। तो देखिए ये जो आप थैलीनुमा जो संरचना देख रहे हैं वो है आमाशय, और पहली बात इसके बारे में ये लिखोगे कि ये एक जे आकार की संरचना है। कौन से आकार की? जे आकार की एक संरचना है। और अगर देखा जाए तो थैलीनुमा भी आप इसे कह सकते हैं, और भोजन को स्टोर ये करता है, बराबर ये भोजन को स्टोर करता है और पचाने में भी सहायक है। लेकिन पचाने की जहां तक बात है वो बात हम आगे करेंगे डिटेल से। अभी आप ये समझिए कि ये केवल एक जे आकार की संरचना है और इसके भाग भी 3 होते हैं, और अगर क्षमता देखी जाए आमाशय की क्षमता तो वो अपने अंदर 3 लीटर भोजन को समाहित कर सकता है, 3 लीटर भोजन को अपने अंदर वो रख सकता है एक बार में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आमाशय के भाग कितने हैं। तो जरा समझिए इस बात को कि आमाशय के 3 भाग हैं, आमाशय के 3 भाग हैं, जिसमें से पहला है और उसे हम कहेंगे जठर निर्गम भाग, जठर निर्गम भाग। और उसके बाद जो दूसरा है हम कहेंगे फंडिस भाग, फंडिस भाग। और जो लास्ट यानी कि तीसरा है इसी से रिलेटेड है जठरागम भाग, जठर निर्गम और जठरागम। याद रखने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। और बीच वाला भाग जो है फंडिस भाग है। हालांकि कई बार ये बाद में लिखा होता है कि फंडिस जठरागम बीच में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहला भाग जठर निर्गम है और दूसरा यानी मध्य वाला जो भाग है वो फंडिस है। देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से है। इसे आप इस रूप में समझिए कि ये आपका आमाशय है, यहां मैं बना रहा हूं अलग से, ये ग्रसिका से जुड़ रहा है आपका आमाशय इस रूप में। तो यहां ये जो भाग है पहला, ये जो पहला भाग आप देख रहे हो, इस भाग को कुल मिलाकर हम कहेंगे जठर निर्गम, जठर निर्गम। अच्छा, इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए ये कहोगे कि ये भाग कहां से जुड़ा होता है? ग्रसिका से। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप इसे सरल बनाने के लिए इस रूप में भी लिख सकते हो कि मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, आमाशय, ऐसे लिख सकते हो। तो ऑटोमेटिक आमाशय ऊपर से कहां से जुड़ा होगा कि ग्रसिका से जुड़ा होगा, है। तो सबसे पहला जो भाग जठर निर्गम की मैं बात कर रहा हूं, वो भाग कहां से जुड़ा होता है? ग्रसिका से जुड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद इसका एक और भाग मैं यहां बनाता हूं, मध्य भाग। और मध्य भाग कौन सा? फंडिस भाग, है ना। तो ये हो जाएगा फंडिस भाग, बीच वाला भाग है। अच्छा, तीनों ही पाचन में मदद करते हैं, ये बात भी हम करेंगे। लेकिन लास्ट ये जो भाग इसका बचा है वो है जठरागम भाग, जठरागम भाग। अब सुनिए, जठरागम भाग कहां से जुड़ा होगा? तो आमाशय का जो ये लास्ट भाग आप देख रहे हो, ये जुड़ा होता है आखिरकार छोटी आंत से। ये जो आप बाहर देख रहे हो मोटी सी आंत, बड़ी आंत हम इसे कहेंगे, और अंदर जो भरी हुई है वो है छोटी आंत। हालांकि लंबाई में ज्यादा होती है फिर भी इसे हम छोटी आंत कहेंगे। तो ये यानी कि आमाशय का जो लास्ट हिस्सा है जठरागम भाग जिसे हम कहेंगे, वो भाग जुड़ा होता है आगे छोटी आंत से। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ 2 नई चीजें और हैं। यहाँ एक ढक्कन होगा, उत्तकों का बना हुआ एक पल्ला होगा ढक्कन के रूप में, और एक ढक्कन यहाँ होगा। हम इसे ढक्कन क्यों कह रहे हैं? अच्छा चलिए, ढक्कन भी कह ले, ढक्कन जैसा ही होता है ना। तो ये जो ढक्कन है ये आखिरकार क्या कहेंगे हम इसे? तो चूंकि जठर निर्गम भाग पे है, जठर निर्गम भाग पे है, और जठर निर्गम भाग को लॉक भी करता है, ये जठर निर्गम भाग को लॉक करता है, इसलिए हम इसे जठर निर्गम अवरोधनी कहेंगे। जी हाँ, जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधिनी, ये जठर निर्गम अवरोधनी है, यानी इसको लॉक करता है। अच्छा, ये उल्टी आने की दशा में भी ये बिल्कुल बराबर से काम करता है, उल्टी आने से रोकता है, ऐसा आप मान लो, लॉक इसको कर देता है। और यहाँ ये जो जठरागम भाग है, यहाँ जो पल्ला लगा हुआ है खाने को उल्टी दिशा में बहने से रोकेगा। यानी
अब जब खाना नीचे डल चुका है तो वापस ऊपर ना आ जाए, आप इसे हल्के में ही ले, ज्यादा इसको भारी ना ले, हम अपनी सरल भाषा का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ ये उल्टी दिशा में बहने से इसे रोकेगा खाने को, तो अपशिष्ट अंदर नहीं आ सकेगा। वो स्थिति बनाएगा कौन? जठरागम भाग में जो अवरोधनी लगी है, और नाम वैसा ही कि जठरागम अवरोधनी, ऐसा हम इसे कहेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, हालांकि कोई खास बात और इनको लेकर है नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे इनका कि जठरनिर्गम भाग, फंडिस भाग और जठरागम भाग, ये आमाशय के तीनों भाग होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आमाशय के बाद आपको पता ही है आमाशय किससे जुड़ा होता है, नीचे से तो वो बात आ जाती है सर छोटी आंत, तो हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। छोटी आंत क्या है? नाम से तो लग रहा है छोटी है, लेकिन असल में ये छोटी है नहीं, इतनी छोटी हमें दिख रही। तो सुनो, छोटी आंत जो है, छोटी आंत, और ये आंत 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर बोले तो 7 21 फीट के आसपास होगी, है ना, मीटर 3 फीट तो वो होगा, यानी 7 मीटर के आसपास छोटी आंत। और आप इसके बारे में कुछ यूं भी कह सकते हैं कि ये कम व्यास वाली नलिका है, इसलिए इसे छोटी कहा, रीजन समझिए, कम व्यास है इसका, पतली है, और पतली होने के कारण ही हम इसे कहेंगे छोटी वाली आंत। और हालांकि लंबाई में बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी है, लेकिन फिर भी हम उसे बड़ी कहेंगे क्योंकि उसके व्यास के तौर पे। तो कम व्यास वाली एक लंबी नलिका है, 7 मीटर लंबी नलिका है, और मुख्य रूप से यह भोजन का पाचन करती है। अगर सवाल कभी ये भी पूछ लिया जाए किसी भी स्तर पे कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है शरीर में वो कौन से अंग में होता है, तो कंफ्यूज यह रहता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है क्योंकि वो भोजन को स्टोर करता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होगी। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होगा, इस बात का पूरा ख्याल रखें। अब ये जो छोटी आंत है एक कम व्यास वाली 7 मीटर लंबी नलिका है, ये इसके बारे में कहेंगे। और दूसरी बात, इसके भागों की अगर हम बात करें तो 3, देखिए आमाशय के भी 3 भाग, छोटी आंत के भी 3 भाग, और बड़ी आंत के भी 3 भाग। ये बात अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो समझिए, पहला जो इसका भाग होगा उसे हम कहेंगे ग्रहण। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है उसे हम कहेंगे ग्रहण, और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम कहेंगे अग्र शुद्रांत्र, और उसके बाद इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम कहेंगे शुद्रांत्र। ये 3 भाग है छोटी आंत के, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। तो तीनों के इनके अलग अलग अपने अपने कार्य है। ग्रहणी भी भोजन को पचाने में मदद करती है, अग्र शुद्रांत्र अवशोषण में मदद करता है, भोजन से जो भी अति आवश्यक हिस्सा जो हमारे लिए उपयोगी वो निकला है उसका अवशोषण ये करेगा, और ये भी अवशोषण का कार्य करेगा। और ग्रहणी मेन रूप से भोजन का क्या कर रही होगी? पाचन कर रही होगी, और सर्वाधिक पाचन भोजन का छोटी आंत में होगा, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। और इसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर होती है। आगे हम बात नहीं करेंगे छोटी आंत को लेकर, आगे हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत आखिरकार क्या है। तो बड़ी आंत छोटी आंत से लंबाई में छोटी, मैंने ऐसा बोला, तो लंबाई में छोटी, कितनी छोटी? तो ये लगभग 2 मीटर के आसपास होगी, कोई बड़ी बात नहीं, 2 मीटर के आसपास होगी। अच्छा, ये अपने अधिक व्यास के कारण ये बड़ी कहलाती है। तो ज्यादा व्यास वाली एक नलिका है, ज्यादा व्यास वाली एक नलिका है जिसकी लंबाई को अगर देखा जाए तो 2 मीटर है, और इसके भी मैंने बोला कि कितने भाग है? 3, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग में यहाँ लिख देता हूं, बड़ी आंत का जो पहला भाग है हम उसे कहेंगे बृहदांत्र। दूसरा इसका जो भाग है अधांत्र या अंतनाल भी इसे आप कह सकते हो, कोई नहीं। और तीसरा और अंतिम जो इसका भाग है वो है मलाशय। तीसरा और अंतिम जो भाग है वो मलाशय। और यहाँ तक आते आते अंग तो हमारे सारे खत्म हो ही जाते हैं पाचन तंत्र को लेकर। आगे हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि अंधनाल पहला हिस्सा और वदांत्र इसका दूसरा हिस्सा, और मलाशय इसका तीसरा हिस्सा। याद रखिए कि ये दूसरा हिस्सा है और ये पहला हिस्सा है। और यहाँ लिखने का मेरा ये कारण है कि वदांत्र अपने आप में 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। वदांत्र
अपने आप में 4 हिस्सों में बटा होता है। वदांतर 4 तरीके के होते हैं और लगभग मैं इसकी वदांतर की कुल लंबाई की बात करूं तो वो लगभग 1.3 मीटर के आसपास होती है। 2 मीटर है, 2 में से 1.3 मीटर ये केवल और 0.7 मीटर ये दोनों। तो यहाँ वदांतर आप समझ सकते हैं कि पहला जो वदांतर है वो है आरोही वदांतर, आरोही वदांतर, और दूसरा जो वदांतर है वो है अवरोही वदांतर। आरोही वदांतर, अवरोही वदांतर, और उसके बाद आपके हैं सिग्माकार वदांतर, और लास्ट जिसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वदांतर। अच्छा, तो ये 4 प्रकार के वदांतर हो गए, आरोही, अवरोही, सिग्माकार और अनुप्रस्थ होगा। आरोही को अगर देखें तो इसकी जो लंबाई है वो होती है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई खास लेना देना हमें इसे है नहीं, लेकिन जानकारी होनी ही चाहिए। और बात करें तो 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अच्छा, देखते हैं 50 और 40, 90 और 40 कितने हो गए, 31, यानी लगभग 1.3 मीटर के आसपास ये होगी। तो ये आपके कुल मिलाकर के बड़ी आंत को लेकर ये सारा मसला था, और ये तमाम सारी बातें हैं जो अभी तक हमने की है पाचन तंत्र के अंगों को लेकर की। और अब बच जाती है पाचन तंत्र में ग्रंथियां। तो ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट पार्ट्स में हम पढ़ेंगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये बता दें कि पाचन तंत्र में जो सम्मिलित ग्रंथियां हैं वो 3 है मुख्य रूप से। एक तो मुंह में लार ग्रंथि है ही, और दूसरी शरीर की सबसे बड़ी भी जिसे हम कह सकते हैं वो यकृत ग्रंथि है। और अगर तीसरी की बात करें तो यहाँ जो आप डार्क हिस्सा देख रहे हो डायग्राम में, वो डार्क हिस्सा आमाशय से नीचे जो मैंने यहाँ डार्क किया है, इसे आप कहोगे अग्नाशय ग्रंथि। बात करेंगे आगे की कौन कौन से हार्मोन्स इससे निकलते हैं या फिर किस तरीके से तमाम सारी चीजें होती है। तब तक के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए लॉकडाउन जैसी स्थिति में, और ये सारी चीजें समझनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि बिल्कुल सारी चीजें आपको समझ में आती है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आर के परिवार को सपोर्ट कीजिए, और देखते रहिए सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल पढ़ते रहे। धन्यवाद।